गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बताऊंगा कल, मतलब कुछ फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा पीरियोडिक टेबल के, तो वीडियो उसी से रिलेटेड है। इस वाली वीडियो को जब आप वॉच कर रही हो तो क्योंकि बोर्ड में स्पेस इतना है नहीं, तो आपको साथ ही साथ नोट डाउन कर लेना है जो जो चीज़ें मैं बोलता जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो वो चीज़ें आपको क्या करनी है, नोट डाउन कर लेनी है। साथ ही साथ क्या क्या चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ पीरियोडिक टेबल के बारे में, बहुत सी अलग अलग चीज़ें जो आपको पहले पता नहीं थी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट है भी हाइड्रोजन। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो क्या दे रखा है इसमें, हाइड्रोजन जो होता है वो लाइटेस्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, और आपको पता भी होगा इनका एयर बैलून्स हम यूज करते हैं हाइड्रोजन का इसी वजह से, क्योंकि वो क्या होता है, लाइटेस्ट एलिमेंट होता है। हाइड्रोजन का जो नेचर है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन के बारे में कि हाइड्रोजन की पोजीशन अभी तक क्लियर नहीं हो पाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। एक चीज और भी कि जो पीरियोडिक टेबल है उसकी डिस्कवरी किसने की थी। आज बहुत से ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे कि बहुत से मेरे माइंड में आते रहेंगे और मैं आपको बताता रहूंगा, तो सभी चीजों को आप नोट करते रहे साथ ही साथ। अब जैसे कि हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, मतलब सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में मोजली ने बताया था, एटॉमिक, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करती है, एटॉम नंबर पे। तो ये भी आप नोट डाउन कर ले कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एटॉम नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरी बात क्या है कि लाइटेस्ट जो एलिमेंट है मैंने बता ही दिया है इसे। फिर हाइड्रोजन जो होता है उसका नेचर कैसा होता है, एनोमलियस नेचर होता है। अब ये एनोमलियस नेचर का मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन है वो फर्स्ट ग्रुप में भी एग्जिस्ट करता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज 17 ग्रुप के साथ ही मैच करती है। तो कुछ प्रॉपर्टी फर्स्ट ग्रुप के साथ मैच कर रही है और कुछ प्रॉपर्टी किसके साथ मैच कर रही है, जैसे फर्स्ट ग्रुप। अब आप बात करने लगे कि बहुत सी प्रॉपर्टी ऐसी जो फर्स्ट ग्रुप से मैच नहीं करती। क्या ये मेटल है, हाइड्रोजन तो मेटल नहीं होता, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ये तो मेटल है, लेकिन हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है। अब दिक्कत ये है कि इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है, 17 ग्रुप के साथ मैच कर रही है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इनके साथ मैच करती है, लेकिन हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जबकि जो 17 ग्रुप के एलिमेंट है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ प्रॉपर्टी इसकी 17 ग्रुप से मैच कर जाती है, कुछ फर्स्ट ग्रुप से, लेकिन बहुत सी प्रॉपर्टी ऐसी जो ना तो फर्स्ट ग्रुप से मैच करती है ना ही 17 ग्रुप से। तो इसकी अभी पोजीशन फिक्स नहीं है, तो इसकी एनोमलियस पोजीशन है। आप कह सकते हो इसकी जो पोजीशन वो कैसे हो जाएगी, एनोमलियस पोजीशन हो जाएगी। दूसरी अगर हम बात करते हैं इसमें कि अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। अगर कोई एलिमेंट या जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो उस पर कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसे कहते हैं हम एन आयन, और जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन क्या करने के बाद, रिलीज करने के बाद, उसे क्या कहते हैं हम कैट आयन। तो एन आयन और कैट आयन की अगर हम बात करते हैं, कैट आयन पॉजिटिवली चार्ज होता है और एन आयन कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। जो H पॉजिटिव आयन है ये स्मॉलेस्ट क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट क्या होगा, कैटायन होता है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्वेश्चन पूछे जब स्मॉलेस्ट कैटायन कौन सा होता है तो H पॉजिटिव है। और अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोजन ही पूरी पीरियोडिक टेबल का एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते। तो ये भी आप नोट डाउन कर लेना कि इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन के अंदर, और हाइड्रोजन का जो कैटायन है वो स्मॉलेस्ट कैटायन होता है पूरी पीरियोडिक टेबल का। अगर हम बात करते हैं और कुछ पॉइंट्स के बारे में, किसके पॉइंट्स के बारे में, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के कुछ पॉइंट्स के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। तो एक बात मैं बता देता हूं, लिथियम को छोड़ करके, लिथियम हाइड्रोजन को छोड़ करके सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, याद रखना कौन कौन से नाम लिए मैंने, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। और फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गया, इसे भी लिख लेना। फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, वो भी कैसा, लिक्विड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। बाकी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो ज्यादातर सॉलिड होते हैं, लेकिन फ्रेंशियम कैसा होता है, लिक्विड रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। फिर अगर हम बात करें लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम की, तो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम इन्हें हम केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं, और ये आपने पढ़ भी रखा होगा क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। एक ऐसा एलिमेंट भी इस पीरियोडिक टेबल के अंदर छुपा हुआ है जिस एलिमेंट को हम जनरली किसके अंदर रखते हैं, वाटर के अंदर रखते हैं। अब आप कहेंगे सर वो कौन सा एलिमेंट है, तो मैं बता देता हूँ,
फॉस्फोरस एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसे अगर हम बात करते हैं उसे हम वाटर के अंदर रखते हैं क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। एक और मैं बता देता हूं, जैसे स्मॉलेस्ट तो क्या हो गया, कैटायन हो गया। कैटायन इतना बड़ा नहीं होता साइज में, एनायन ज्यादा बड़ा होता है। तो एनायन लार्जेस्ट एनायन कौन सा होगा, तो मैं बता देता हूं आपको। जो लार्जेस्ट एनायन है वो कौन सा होता है, आयोडीन। आयोडीन लार्जेस्ट क्या होता है, आई नेगेटिव, वो लार्जेस्ट क्या होता है, एनायन होता है पूरी पीरियोडिक टेबल। फिर अगर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये लिख ही लिए होंगे आपने। मैं अब आपसे कहा जाए भाई लिथियम क्यों कम रिएक्टिव होता है, तो लिथियम एक तो क्या होता है, फ्लोट्स करने लगता है। किसके ऊपर फ्लोट करने लगता है, ये केरोसिन ऑयल के ऊपर। तो उसकी वजह से दूसरा क्या है, इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है, कम होती है। क्यों रिएक्टिविटी कम होती है, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम। अब आप कहेंगे सर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या आ गई, हमने तो कभी पढ़ा नहीं। वैसे तो आपने पढ़ रखा होगा 9th क्लास में, फिर मैं एक बार बता देता हूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी which required to remove the electron from the valence shell of an isolated atom। जो भी एनर्जी किसी भी एलिमेंट एटम के अंदर से, एटम की वैलेंस शेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमें चाहिए होती है, उसे क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सीधी सी बात है, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लो होगी, उसमें से उस एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, इजीली होगा। लेकिन एक बात ये सोचिए कि लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी लो क्यों है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान क्यों नहीं है। बाकी की आयोनाइजेशन एनर्जी लो क्यों, मतलब कि लो क्यों होती है, लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी हाई क्यों, लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता। अब बात आती है इसकी लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती क्यों है, क्योंकि इसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। और फिलहाल मैं अभी और आपको डिटेल में बताऊंगा कि स्मॉल साइज की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी हाई क्यों हो जाती है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप ये चीज जरूर डाउन लिख लीजिए कि लिथियम को केरोसिन ऑयल के अंदर हम नहीं डालते क्योंकि वो इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता। और भी चीजें हैं, देखो ये एलिमेंट जो होते हैं एल्कली मेटल्स, आप जानते हैं कि जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि इनका जो हाइड्रोक्साइड का नेचर है और ऑक्साइड का नेचर वो कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। दूसरी चीज मैं एक और बताने वाला था आपको इसमें कि ये कलरिंग फ्लेम देते हैं। अब कलरिंग फ्लेम का मतलब क्या होता है, जैसे किसी को भी आप क्या कर रहे हैं, मेटल को जला रहे हैं, तो उसके अंदर से क्या होता है, कलर निकलते हैं, मतलब कलर दिखाई देते हैं। लिथियम का क्रिम्सन कलर, क्रिम्सन कलर कैसा होता है, थोड़ा रेडिश कलर होता है क्रिम्सन कलर। सोडियम का कैसा कलर होता है, येलो कलर होता है। पोटेशियम कैसा कलर होता है, वॉयलेट कलर होता है। रुबिडियम का कैसा कलर होता है, रुबिडियम का आप कह सकते हो रेडिश और ब्लू का थोड़ा मिक्सचर होता है। सीजियम का कैसा कलर होता है, ब्लू कलर होता है। तो ये चीजें भी आप जरूर नोट डाउन कर लें कि सीजियम का कलर कैसा, रुबिडियम का कलर कैसा है, और पोटेशियम कैसा कलर देता है, फ्लेम में वॉयलेट कलर देता है। सोडियम कैसा कलर देता है, येलो कलर देता है। लिथियम कलर कैसा देता है, क्रिम्सन कलर देता है। रुबिडियम की अगर मैं बात करता हूँ तो थोड़ा सा क्या देता है, आप कह सकते हैं रेडिश और ब्लू दोनों का मिक्सचर होता है। सीजियम ब्लू कलर देता है, पेल ब्लू कलर। फिर उसके बाद आएगा कि बेरिलियम और मैग्नीशियम कलर इन फ्लेम नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं कलर इन फ्लेम, क्योंकि जब हम बेरिलियम और मैग्नीशियम की बात करते हैं तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि इनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। ये कलर इन फ्लेम देते हैं। इनकी हम बात करेंगे, रेडियम की बात नहीं करेंगे, फ्रेंशियम की बात नहीं करेंगे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की बात करेंगे। क्योंकि जो कैल्शियम है इसकी आयोनाइजेशन, वो कैल्शियम जो होता है वो देता है ब्रिक रेड कलर। अभी ब्रिक रेड कलर कैसा होता है, जैसे ईंट का जो कलर होता है उसे क्या कहते हैं, ब्रिक रेड कलर कहते हैं। स्ट्रोंशियम की अगर हम बात करते हैं तो जो स्ट्रोंशियम वो कैसा कलर देता है, स्ट्रोंशियम की अगर हम बात करते हैं क्रिम्सन कलर देता है। और बेरियम कैसा कलर देता है, एप्पल ग्रीन। अब एप्पल ग्रीन कैसा कलर होता है, आपने देखा होगा एप्पल कुछ ग्रीनिश पार्ट होता है, तो ऐसा कलर देगा इन कलर इन फ्लेम। फिर से हम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के पास आते हैं। हम बात करते हैं किसकी, सीजियम। सीजियम के बारे में एक चीज हमें बतानी, मैं आपको बताने वाला हूँ कि पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो किसकी होती है, सीजियम की होती है। दूसरी बात ये आती है कि जो सीजियम है उसका हम फोटो इलेक्ट्रिक शेल में भी यूज करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक शेल का मतलब क्या होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब भी कोई लाइट डाली जाती है किसी मेटल सरफेस के अंदर से, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इजेक्ट आउट होता है। और जो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से इजेक्ट आउट होगा उस इफेक्ट को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे लो है, तो सीधी सी बात है
सीजियम का यूज किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर। दूसरी बात आती है जब सीजियम का फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर यूज किया जा रहा है, सीजियम की एक खासियत और होती है कि सीजियम को अगर हम क्या करें, रब करते हैं अपनी हथेली के ऊपर, तो वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। उसका रीजन क्या है कि जो सीजियम के अंदर कोहेसिव फोर्स होते हैं। कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं, आप कह सकते हो जो एटम्स एक दूसरे के साथ एक फोर्स से जुड़े होते हैं उसे क्या कहेंगे आप, कोहेसिव फोर्स कहेंगे। और कोहेसिव फोर्स सीजियम के अंदर वीक क्यों है, एक तो उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, और साइज बड़ा होने की वजह से वो कोहेसिव फोर्स क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। मतलब इतने एटम्स आपस में इंटरेक्शन नहीं कर पाते और उसकी वजह से ये रब करने पर क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो ये चीज भी आप याद रखें, सीजियम का कोहेसिव फोर्स क्या होता है, वीक हो जाता है, रब करने पे क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है, इसकी सबसे लो आयनेशन एनर्जी होती है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर। इसका हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टाइटेनियम पे। जब हम टाइटेनियम के बारे में बात करेंगे तो टाइटेनियम को हम फ्यूचर एलिमेंट्स कहते हैं। टाइटेनियम को फ्यूचर एलिमेंट क्यों कहा जाता है, टाइटेनियम को इस वजह से फ्यूचर एलिमेंट कहा जाता है, एक्चुअल में जो टाइटेनियम है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। आयनेशन एनर्जी क्या होती है इसकी, सॉरी, टाइटेनियम की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ हो क्या होगी, हाई होगी। दूसरा, इसके अंदर रस्टिंग भी इतनी जल्दी नहीं होती और वेट भी क्या होता, लाइट होता कंपेयर टू आयरन। आयरन प्रेजेंट एलिमेंट है। आयरन को प्रेजेंट एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि आजकल ज्यादातर किसका यूज किया जा रहा है, आयरन का यूज किया जा रहा है। हाँ, अगर फ्यूचर में कोई चेंज हो सकता है तो रिप्लेस कर सकता है आयरन को कौन, टाइटेनियम। दूसरे अगर हम बात करें कि इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन होती है, उस हिसाब से हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल मतलब क्या है, इन डी सबसेल। दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल इन देयर ग्राउंड स्टेट और इन देयर एक्साइटेड स्टेट। ये एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के चक्कर भी आपको समझ में आ जाएगा थोड़े दिनों में। अभी धीरे धीरे जब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे उसमें, तो ज्यादातर क्या होता है कि इनकी सभी जो एलिमेंट्स है इनको छोड़ करके 12th ग्रुप के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते। क्वेश्चन आ जाता है कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एग्जांपल जो है तो डी ब्लॉक के, लेकिन किसी तरह काम कर रहे हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह, जिंक, कैडमियम, मरकरी और Cl। जब हम इसकी बात करते हैं, इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं कहते, क्योंकि इनके पास डी सब सेल के अंदर क्या नहीं होते, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, ना तो कि ग्राउंड स्टेट में ना ही एक्साइटेड स्टेट में, बेशक से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, लेकिन हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं टेक्नीशियम की, टेक्नीशियम फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट है, यानी कि ये नेचर के अंदर नहीं मिलता है। इसे सबसे पहले किसमें प्रिपेयर किया गया था, इसे लैब के अंदर क्या किया गया था, प्रिपेयर किया गया था। मैन मेड एलिमेंट है। आजकल तो बहुत सारे मैन मेड एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं 7th पीरियड में, यहाँ से ये सभी कैसे एलिमेंट है, ये सभी मैन मेड एलिमेंट है, सबको किस वक्त प्रिपेयर किया गया है, लैब के अंदर प्रिपेयर किया गया है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जब इसमें बहुत सी चीजें अभी हमें इसमें पढ़नी है, जैसे कि एक क्वेश्चन बन जाता है इसमें टंगस्टन से। टंगस्टन से क्वेश्चन बनता है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो बहुत कहते हैं डायमंड। तो डायमंड तो एक एलोट्रॉप्स हो गया ना कार्बन का। अगर एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट कौन सा होगा, टंगस्टन होगा। इस वजह से हम इसमें किसमें यूज करते हैं, बल्ब की जो फिलामेंट होती है उसमें यूज करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है टंगस्टन का। एक क्वेश्चन और भी आता है कि देखो सबसे लाइटेस्ट वेट जब हाइड्रोजन का हो गया तो सबसे हाई डेंसिटी किसकी होगी, तो वो याद रखना वो किसकी होती है, ऑस्मियम और इरिडियम की, दोनों की सिमिलर ही होती है। थोड़ी सी जो डेंसिटी है वो किससे ज्यादा होती है, ऑस्मियम की ज्यादा होती है इरिडियम से। तो याद रखना है आपको कि जो पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होती है, ऑस्मियम और इरिडियम की होती है, ऑस्मियम की ज्यादा होती है इरिडियम से। दूसरा एक क्वेश्चन और भी बनता है कि सबसे ज्यादा एबुंडेंट एलिमेंट कौन सा होता है। अभी एबुंडेंट का मतलब क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा मिलता है, तो मैं आपको बता देता हूं, ऑक्सीजन पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा एबुंडेंट एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में मिलता है। कौन सा है, फिर मैं आपको बता देता हूं, ऑक्सीजन। आप जानते हैं वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन होता है, और बहुत सा जो पार्ट है अर्थ का वो क्या है, वाटर ही है, तो उसमें भी क्या है ऑक्सीजन। तो सबसे जो ज्यादा अमाउंट है वो किसकी है, ऑक्सीजन की है, किसके अंदर, नेचर के अंदर।
दूसरा है कि सबसे कम कौन सा मिलता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, एटी जो होता है वो सबसे, एस्टिटीन जो होता है वो सबसे कम मिलता है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर। वो एक ऐसा एलिमेंट है जो अर्थ क्रिस्टल सबसे कम मिलता है। दूसरा है कि मेटल्स में कौन सा है भाई, नॉन ऑक्सीजन तो एक तरह से नॉन मेटल भी है ना। मेटल्स में मैं आपको बता देता हूँ, जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम पूरी पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे क्या होगा, सबसे ज्यादा मिलता है अर्थ क्रस्ट के अंदर मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वन पे आते हैं। इसमें मैंने आपको बता दिया ऑस्मियम और इरिडियम के बारे में। फिर एक क्वेश्चन आता है भाई ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं। तो याद रख लेना, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबसे ज्यादा होती है ऑस्मियम की, +8। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ऑस्मियम की होती है, +8। ये भी आप नोट डाउन कर लें। Ru की भी हो जाती है, इन दोनों को आप लिख सकते हो, +8 होती है। एक क्वेश्चन आता है कि कॉइन एज एलिमेंट कौन सा होता है, कॉइन एज, जिसे हम कॉइन बनाने के लिए यूज करते हैं। तो 3 एलिमेंट्स है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनका कॉइन एज एलिमेंट हम कहते हैं। तो इसे आप नोट डाउन कर ले कि कौन से कॉइन एज एलिमेंट होते हैं, किसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है और किसका जो हाईएस्ट डेंसिटी है, किसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, कौन फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट है, किसने पीरियोडिक टेबल को बनाया था। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि लिक्विड मेटल। इसे ज्यादातर सभी जानते हैं कि जो लिक्विड मेटल है वो कौन सा होता है। तो आप जानते हैं जो Hg है वो लिक्विड मेटल होता है। बाकी ज्यादातर मेटल किस फॉर्म में मिलते हैं, सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप नाइफ से कट कर सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऐसे ही मेटल्स है जिन्हें आप नाइफ से भी क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। लेकिन मरकरी जो होता है वो कैसा होगा, लिक्विड क्या होगा, मेटल होगा। और इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है मेटल्स में। तो सबसे ज्यादा वाला बता दिया, सबसे कम वाला कैसा हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो किसका होता है, हीलियम का। हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, सबसे लो होता है। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूं, वो कौन सी है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है। इसके बारे में आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। फिलहाल आप लिख लीजिए, हाईएस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में वो फ्लोरीन की होती है। दूसरी बात आती है कि लोएस्ट किसकी होती है, तो लोएस्ट मैं बता देता हूँ, वो होती है सीजियम की। सीजियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या होती है, सबसे कम होती है। दूसरा अगर हम बात करते हैं मेटल के जो हाइड्रोक्साइड हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। ये चीज भी आप नोट डाउन कर लें। दूसरा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, ये भी आप नोट डाउन कर लें। सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो होती है क्लोरीन की। पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। ये भी बताऊंगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। नेक्स्ट वन है कि सबसे ज्यादा आयोनेशन एनर्जी किसकी होती है, तो हीलियम की आयोनेशन एनर्जी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है। ये भी आप नोट डाउन कर लें। ये आप चीजें नोट डाउन करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत चीजें बताने वाला हूँ। तो एक आपको पता चल गया है कि जो हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, सबसे कम होता है बॉइलिंग पॉइंट। और एक क्या बताया मैंने, आयोनेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है, हीलियम की होती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताने वाला हूँ कौन सा ऐसा पीरियड है, सॉरी कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर तीनों स्टेट के अंदर एलिमेंट्स मिलते हैं। स्टेट मतलब क्या है, लिक्विड, सॉलिड और गैस, तीनों फॉर्म में मिलते हैं। तो 17 ग्रुप जो होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की अगर हम बात करते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की अगर हम बात करेंगे तो फ्लोरीन और क्लोरीन गैस की फॉर्म में मिलते हैं, ब्रोमीन लिक्विड होता है और आयोडीन क्या होता है, सॉलिड। अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भाई सॉलिड जो होगा, सॉलिड अगर आपसे कहा जाए कि कौन सा ऐसा मेटल, नॉन मेटल जो सॉलिड फॉर्म में मिलता है, तो आयोडीन है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लें कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो सॉलिड फॉर्म में मिलता है, वो क्या आ जाएगा, आयोडीन। सॉलिड में तो आप कार्बन का भी नाम ले सकते हैं। तो कार्बन के एलोट्रॉप्स मिलते हैं, जैसे कि आप जानते हैं ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट अगर हम बात करते हैं, इसमें एलोट्रॉप्स की अगर हम बात करते हैं, तो जो कार्बन है
कार्बन के जो एलोट्रॉप्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कौन सा होता है, डायमंड। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। एक चीज और मैं बता देता हूँ कि डायमंड जो होता है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या है कि जो डायमंड है वैसे तो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, यानी कि उसके अंदर हीट स्टोर नहीं की जा सकती। उसके अंदर से करंट तो पास नहीं होता, लेकिन उसके अंदर हीट स्टोर नहीं की जाती। वो बहुत ही गुड कंडक्टर होता है किसका, हीट का, ठीक है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है किसका, ग्रेफाइट जो होगा वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और एक और भी एलोट्रॉप्स आप जानते हैं किसका, उसका कार्बन का फुल रिंग। और उससे आजकल क्या बनाए जा रहे हैं, सुपर कंडक्टर बनाए जा रहे हैं। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, जिनके अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लिए। एक बहुत ही एलिमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ, Ni3 सोडियम Ni3 नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड। नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड की हम जब बात करते हैं तो उसका नेचर कैसा होता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव नेचर होता है। और उसके अंदर अगर आप मॉस्किटो भी अगर उसके साथ टच कर जाता है तो वो क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। मतलब बहुत ही सेंसिटिव नेचर का होता है Ni3, बहुत ही सेंसिटिव नेचर का, ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं इसमें जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, बोरॉन। बोरॉन की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। इसकी वजह से बोरॉन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही क्या होता है, हाई होता है। बात आती है आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल का मतलब क्या होता है, आइकोसाहेड्रल की अगर हम बात करते हैं, जिसकी जैसे फेस है, जैसे किसी की 20 फेस हो, आइकोसा मतलब होता है 20, ठीक है। और हेड्रल का मतलब क्या होता है, एक तरह से फेस। तो इसके 20 फेस होते हैं, 12 क्या होते हैं, इसके अंदर कॉर्नर होते हैं, इसलिए बोरॉन को क्या कहते हैं, आइकोसाहेड्रल इसकी स्ट्रक्चर होगी। आइकोसा मतलब क्या होता है 20 का मतलब क्या होगा, 20 फेस होते हैं, इसलिए क्या कहते हैं हम, इसकी बोरॉन की आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। गैलियम, जर्मेनियम और बिस्मिथ, इनके बारे में एक चीज आप नोट डाउन कर ली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। गैलियम, जर्मेनियम और बिस्मिथ, इन तीनों की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जो अपने लिक्विड, यानी कि एक तो हमने इसका लिक्विड फॉर्म में ले लिया गैलियम को, और एक ले लिया हमने सॉलिड फॉर्म में। तो इनकी इतनी खासियत होती है, जो गैलियम होता है, गैलियम में मेल्ट हो जाता है सीजियम की तरह ही रब करने पर, यानी अगर आप इसे टच करेंगे। दूसरी बात क्या कह रहा था मैं आपको गैलियम के बारे में, गैलियम के बारे में एक चीज बता रहा था कि जो गैलियम है, अगर उसको एक तो हमने सॉलिड फॉर्म में ले लिया, एक लिक्विड फॉर्म में ले लिया, तो ये अपने लिक्विड फॉर्म के अंदर क्या करता है, फ्लोट्स करता है। यानी कि इसकी जो सॉलिड की डेंसिटी है, गैलियम की जो सॉलिड पार्ट है उसकी डेंसिटी उसके लिक्विड फॉर्म पार्ट से क्या होती है, कम। तीनों की, गैलियम, जर्मेनियम और बिस्मिथ, इनकी जो डेंसिटी है अपने सॉलिड पार्ट की जो डेंसिटी है अपने लिक्विड पार्ट से क्या होती है, कम होती है। एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, कौन सा ऐसे एलिमेंट है जिसका किसमें यूज किया जाता है, जिसका यूज किया जाता है सोलर सेल्स में। तो सिलिकॉन ऐसे एक एलिमेंट है जिसका सोलर सेल्स में यूज किया जाता है। जर्मेनियम का भी यूज किया जाता है सोलर सेल्स के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। अब एक चीज आती है कि कुछ पूछते हैं इनर्ट गैस के बारे में। इनर्ट गैस का मतलब क्या होता है, दो चीज होती है, एक होती है नोबल गैस और एक होती है इनर्ट गैस। तो मैं एक चीज बता देता हूँ, नोबल गैस आप जानते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, आप जानते हैं क्यों है, क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। लेकिन एक चीज आप नहीं जानते कि हीलियम, नियोन और आर्गन नोबल गैस होती है। इन्हें नोबल गैस नहीं, सॉरी, इनर्ट गैस। बाकी को आप इनर्ट गैस नहीं कह सकते, इन्हें आप इनर्ट गैस नहीं कह सकते। सिर्फ तीन ही इनर्ट गैस है, हीलियम, नियोन और आर्गन। आप कहेंगे इनर्ट गैस का मतलब क्या है, नोबल गैस का मतलब तो ये होता है जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो। लेकिन इनर्ट गैस का मतलब होता है जो रिएक्टिव ही ना हो, जिसने आज तक कोई भी कंपाउंड बनाया ही ना हो। तो हीलियम, नियोन और आर्गन का कोई भी कंपाउंड अभी तक बना नहीं है। तो इस वजह से हीलियम, नियोन और आर्गन क्या है, अभी तक कैसी है, इनर्ट गैस, यानी कि ये नॉन रिएक्टिव गैस होती है, ठीक है। फिर हम अगर बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एक ऐसा एलिमेंट होता है जो सबसे ज्यादा पॉइजनस नेचर का होता है, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका पॉइजन सबसे ज्यादा कैसा नेचर होता है, मतलब कि पॉइजनस नेचर होता है इसका, प्लूटोनियम। ये आप नोट डाउन कर लें। एक चीज और पूछ जाती है कि जो यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स हैं उन्हें कहते हैं हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स।
एक चीज आप जरूर याद कर लें, कौन सी? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर यूरेनियम के बाद उन्हें क्या कहते हैं? हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब मैं और भी चीजें बताने वाला हूं आपको इसके बारे में, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। फिर फास्फोरस की अगर हम बात करते हैं, फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। 3 एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं फास्फोरस के? रेड, व्हाइट और ब्लैक। रेड, व्हाइट और ब्लैक। जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे हम वाटर के अंदर स्टोर करते हैं, वो वाला होता है व्हाइट वाला। रेड वाला कम रिएक्टिव होता है, ब्लैक वाला सबसे कम रिएक्टिव होता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो कौन सा होता है? सबसे ज्यादा हम रिएक्टिव की बात करते हैं तो वो होता है व्हाइट वाला। क्यों? इसमें आप चीजें मैं बताऊंगा आपको अभी आगे चल करके, आप पढ़ेंगे 12th क्लास में। एंगल स्ट्रेन, इसके अंदर क्या होता है? एंगल स्ट्रेन होता है, और एंगल स्ट्रेन की वजह से क्या हो जाता है? जल्दी बॉन्ड टूट जाते हैं और वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? रिएक्टिव हो जाता। ठीक है, फिर है एक कंपाउंड बनाता है ये कौन सा? PH3। PH3 खासियत क्या होती है? विल ओ विशिप। विल ओ विशिप का मतलब क्या होता है? भूत की लालटेन। अब विल ओ विशिप का मतलब क्या होता है? भूत की लालटेन। इसका मतलब क्या है एक्चुअल में? एक्चुअल होता क्या है कि जहां पर ऐसी जगह जहां पर कुछ दरिया वगैरह, दरिया का मतलब क्या होता है? आपने देखा जंगलों के अंदर क्या होती है, समुद्र के अंदर आपने देखो कहीं कहीं पर हमें कुछ लाइट दिखाई देती है। हमें ऐसा लगता है कि दूर से देखने पर कि वहां पे लाइट है, लेकिन वो एक्चुअल लाइट नहीं होती। वो किसकी वजह से होती है? PH3 की वजह से होती है। उसे क्या कहते हैं? विल ओ विशिप कहते हैं। तो ये भी आप नोट डाउन कर ले कि विल ओ विशिप क्या होता है? PH3 के लिए हम यूज करते हैं। तो मैंने इसमें ज्यादातर पॉइंट्स आपको बता दिए हैं जो मुझे आपको बताने थे कि भाई ये एलिमेंट, और अगर कोई चीज नई पॉइंट अगर मुझे याद आएगा तो मैं नेक्स्ट उसमें बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब एक चीज आपको याद रखनी है इसमें, जो नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि मैं नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताऊंगा पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, कि कैसे आप पोजीशन पता लगाएंगे कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में कौन से पीरियड के अंदर है। एक चीज और बता देता हूं मैं, जो एलए का यूज किया जाता है। जो आपने लाइटर देखा, लाइटर फ्लिंट में, ये लाइटर फ्लिंट का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि जैसे ही लाइटर को आप क्या करते हैं? टच करते हैं, तो उसमें एक स्टोन की वजह से क्या होती है? लाइट प्रोड्यूस होती है। वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? लेंथ की वजह से ही प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और मैच स्टिक के अंदर किसका यूज किया जाता है? मैच स्टिक के अंदर जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं फास्फोरस के सल्फाइड्स का। फास्फोरस के सल्फाइड का यूज किया जाता है मैच स्टिक के अंदर। बाकी चीजें मैं भी और बता दूंगा आपको। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो किससे रिलेटेड रहेगा? नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप ग्रुप और पीरियड के बारे में पता लगाएंगे, किसी भी कौन से ब्लॉक में है, कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड के अंदर प्रेजेंट है। तो आपको मैंने बहुत सी चीजें बताई हैं, जिन्हें नोट डाउन जरूर कर लें, और फिर अगले वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत सी चीज़ों के बारे में। तो इन सभी चीज़ों को आप नोट डाउन कर लें।